हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अनिल मौर्य एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्य मैथ्स मिस्ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि था यूनिट थ्योरम से, और मैंने बताया था कि यूनिट थ्योरम में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा या यूनिट थ्योरम वो कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे आप अर्थमेटिक के बहुत से चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चन होंगे आप सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे यूनिट थ्योरम के तरीके को इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि क्या होता है, कई ऐसे सवाल हैं जो आप मेथड इस्तेमाल करोगे, जिस फॉर्मूले से आप बनाते हो उस फॉर्मूले पे बनाओगे, बट यूनिट थ्योरम उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा देता है। इकाई अंक का सिद्धांत, अगर ये इकाई अंक का सिद्धांत आपको अच्छी तरीके से पता है तो आपके चैप्टर्स में ही बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, आज मैं वही सिखाने वाला हूं कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट थ्योरम, यानी कि इकाई अंक के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करें किसी क्वेश्चन पे। और ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा, जिसमें ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि कैसे हम जान पाएंगे कि कोई क्वेश्चन यूनिट थ्योरम की मदद से, इकाई अंक के सिद्धांत की मदद से अप्लाई किया जा सकता है, उस पर अप्लाई करके उसका आंसर निकाला जा सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसी चीज को मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको यूनिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बता दिया और सिखा दिया। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको अभी हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो को अपलोड करूं जिसमें उसको दोबारा से मैं कंप्लीट तरीके से आपको अच्छे से बारीकी से समझा सकूं। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही कम समय में, बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको ये जो वीडियो दूंगा, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे उठाऊं जो अलग अलग चैप्टर्स से है। मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो अलग अलग चैप्टर्स से हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से भी है, औसत से भी है, सरलीकरण से है, संख्या पद्धति से है, पार्टनरशिप से है। तो ऐसे बहुत से चैप्टर से क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, जिस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इकाई अंक का सिद्धांत का आप इस्तेमाल करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे। आपको ये भी सीखेंगे कि कैसे हम पता करें कि इस क्वेश्चन पे इकाई अंक के सिद्धांत को अप्लाई किया जा सकता है, और क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सिर्फ इकाई अंक की मदद से आंसर को कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए जरा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इसमें जो क्वेश्चन हैं ये मैंने अलग अलग कई बुक से कलेक्ट किए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन वर्गमूल और घनमूल से, ये नंबर 3 तक के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये वर्गमूल और घनमूल से SD यादव की बुक से हैं। मेरे ख्याल से शायद ये पेज नंबर 70 to 90 के आसपास के क्वेश्चन है ये, क्योंकि शायद इसमें सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन है और आप वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर से भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। चूंकि ये कई बुक से कलेक्ट किए गए हैं, मैंने इसलिए कलेक्ट किया कि आप ये जान पाएं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर बनाए जाते हैं और इन पे वो तरीका अप्लाई होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बहुत कम समय में इतने ज्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर नॉर्मल तरीके से किए जाए तो नहीं किए जा सकते, नहीं सॉल्व किए जा सकते। तो एग्जामिनर को भी पता है कि वह ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन चाहता है जो माइंड से स्मार्ट हो, जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो, जिसका IQ बहुत बढ़िया हो। उसी के टेस्ट के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी उसमें पुट किए जाते हैं, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन का आंसर दे सके। और ये वही दे सकता है जिसको कॉन्सेप्ट की अच्छे से जानकारी हो और जिसको ऐसे ऐसे तरीके की जानकारी हो जिसपे वो डीपली सोच सकता हो और उसका आंसर खुद से डिफाइन कर सकता हो, फाइंड कर सकता हो। तो आइए दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन को आपने देखा, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। इसके बाद हम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को लेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा इस पे यूनिट थ्योरम को अप्लाई कैसे करें। जैसे आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है 32 की पावर 79 का इकाई अंक। ये मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा, जो मैं क्वेश्चन सिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है यूनिट थ्योरम पे, मैं वो चीज अभी नहीं बता रहा हूं। मैं अभी बता रहा हूं कि पिछला जो मैंने इकाई अंक का वीडियो बनाया उसका मैं बस रिवीजन थोड़ा सा कराना चाह रहा हूं 2 मिनट के अंदर। देखिए मैंने क्या तरीका बताया कि जैसे यहाँ पे दिया 32 × 79 × 44, इस तरीके से दिया है। मैंने बोला कि लास्ट के डिजिट को पकड़ लेना है, इकाई अंक को छोड़ के बाकी किसी डिजिट से मतलब नहीं है। 2 9 18, इसमें 1 को छोड़ देंगे, 8 चौके 32, इसमें 3 को छोड़ देंगे, 2 आपका इकाई अंक हो जाएगा। इसी तरीके से ये तरीका तो आपने सीख लिया। इसके अलावा मैंने इसमें क्या बताया था कि
जो ये लास्ट का डिजिट है, हमें 3 को देखना नहीं है, हमें सिर्फ ये लास्ट वाले इकाई अंक के डिजिट को देखना है। ये डिजिट या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यही 10 डिजिट में से कोई एक यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें मैंने बताया कि आप 0 को, 1 को, 5 को और 6 को अलग छाट लीजिए, इसमें से हटा दीजिए। यानी 0, 1 और 5, यानी, और ये मैं 6 क्यों कह रहा हूं, 0 क्यों कह रहा हूं, नंबर तो बहुत बड़ा हो सकता है जैसे 2, 3, 0, तो हमें इससे मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ इसको देखना है। तो जो भी यहाँ पावर लगी होगी, अगर 239 लगा है तो इसका मतलब हो गया 0 की पावर हमें देखना है। हमें ये समझना है कि ये पावर 0 का दिया हुआ है, लास्ट वाले अंक का। तो इसके अनुसार जो 0 के लिए हमारा 0 ही मिलेगा, यानी ये 4 डिजिट के लिए सेम टू सेम वही आंसर मिल जाता है। सेकेंडों में आप समझ जाते हैं कि हाँ, इसका जो इकाई अंक होगा वो वही नंबर होगा जो दिया गया है। तो ये 4 डिजिट के लिए है। बाकी बचे थे अपने ये 6 डिजिट। इसमें मैंने कहा कि एक 4 को भी अलग छांट लीजिए और 9 को भी अलग छांट लीजिए। मैंने बोला एक 4 है और एक 9 है, इसको भी अलग छांट लीजिए। क्यों? और अपने पास जो नंबर बच जाएंगे वो ये बच जाएंगे, 7, 8 और 2 और 3। तो ये जो पहला तरीका था, इसको मैंने बोला था ये है आपका टेक्निक ए, तरीका ए है जो अप्लाई करना है, रूल ए, यानी कि सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है और देखना है 0156 है तो उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही मिलेगा। इस दूसरे के लिए 4 और 9 के लिए मैंने बताया था, उसका नाम मैंने बताया था रूल बी। रूल बी ये कहता है कि अगर ये डिजिट 4 या 9, 4 या 9, 4 या 9 में से कोई एक हो और इनकी पावर कुछ भी दिया गया, जैसे ये 24 है, ये 39 है, हमें इसको तो देखना नहीं है, तो सीधा मतलब 4 की पावर, यानी यहाँ 24 की पावर अगर 339 दिया था, यहाँ पे 235 दिया था, तो देखें इनको तो देखना नहीं है, तो सीधा मतलब ये हो गया कि 4 की पावर ये है और 9 की पावर ये है। तो अगर 4 और 9 है डिजिट में, लास्ट डिजिट, तो आपको इसके बाद सिर्फ इसको देखना है, जो घात है उसको देखना है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। हमने देखा ये विषम संख्या है, तो 4 के लिए 4 ही इकाई अंक आएगा और 9 के लिए 9 ही इकाई अंक आएगा। दोस्तों 9 ही इकाई अंक आएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 और 9 के लिए सिर्फ आपको घात देखना है। अगर ये घात विषम संख्या है तो वही डिजिट आ जाएगा। 4 के लिए 4, 9 के लिए 9, यानी ये काम करेगा इनकी तरह। अब मैंने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता, 24 और 39 की पावर कोई सम संख्या होती, जैसे यहाँ पे दे दे 36, यहाँ दे दिया 42, तो हम क्या करेंगे? हमने देखा इनको तो देखना नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। हमने देखा 4 की पावर सम संख्या, 9 की पावर सम संख्या। अगर 4 की पावर सम संख्या होगा तो इसके लिए 6 आ जाता है इकाई अंक, चाहे वो सम संख्या कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेना देना नहीं है। और यहां हम देख रहे हैं 9 के लिए, हमने देखा ये सम संख्या में दिया हुआ है घात, तो 9 के लिए 1 आ जाता है, 9 के लिए 1 आ जाता है। मैंने इतने पर रूल बी को खत्म किया था कि रूल बी आपका इस पे खत्म हो जाता है। इसके बाद बचते हैं 4 डिजिट, 2, 3, 7 और 8। इसके लिए मैंने क्या बताया, ये नंबर कुछ भी हो, 33 हो, 33, 32, 33, 37, 38, इसकी पावर जो भी दिया गया हो, जैसे हम मान लेते हैं इसकी पावर दे दिया 3, इसकी पावर दे दिया 5, इसकी पावर दे दिया 6, इसकी पावर दे दिया 7, इस तरीके से दे दिया। इसको थोड़ा मैं दूर दूर लिख दूं कि आपको समझ में आए। 37 की पावर 6 कर देते हैं और 38 की पावर 7 कर देते हैं। अब यहाँ आप देखें, मुझे बताएं कि लास्ट का डिजिट आपको देखना है, इनको तो देखना नहीं है। तो आपने देखा 2, 3, 7, 8, मैंने बोला ये रूल सी पे वर्क करेगा, रूल सी पे, तो इसके लिए रूल सी लगाना पड़ेगा। रूल सी क्या कहता है, जो भी यहाँ पावर दी गई है, अच्छा एक बात और मैं क्लियर करा दूं, ये छोटा छोटा देख के आप आसानी से 4 से भाग लगा सकते हैं। आप बड़ा भी ले लें, जैसे 2, 7, 9 इस तरीके से हो, इस तरीके से 5, 7, 2, 3, 2, 5, यानी 3256 घात हो, इसका दे दिया हो 3237, इस तरीके से घात हो। तो आपको रूल से याद रखना है कि सिर्फ घात में लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, घात में लास्ट 2 डिजिट को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है, लास्ट का 2 डिजिट ओनली। और इसमें 4 का भाग लगा देना है, 4 का भाग लगा के चेक कर लेना है शेषफल कितना आता है, तो इसमें 1 आएगा, वही शेषफल इस 2 की पावर बन जाएगा। इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल 1 आ जाएगा और वही शेषफल 3 की पावर बन जाएगा। इसमें हम देखेंगे 56 में भाग लगाएंगे हम 4 का, देखते हैं पूरा पूरा कट जाता है।
तो जब पूरा पूरा कट जाए, कोई शेषफल ना बचे, तब घात 4 मानते हैं, तो 7 की पावर 4 होगा। और यहाँ देखिए 37, इसमें हम भाग लगाएंगे 4 का, यहाँ पे शेषफल आपका 1 बचेगा, तो अब 8 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब ये इसके लिए इकाई अंक 2 हो जाएगा, इसके लिए इकाई अंक 3 हो जाएगा, इसके लिए इकाई अंक 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर 1 है। इसके लिए पावर कितनी है? 4 है। तो वही तरीका ये वाला अप्लाई कर लें जो मैंने गुणा वाला तरीका बताया, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। 4 बार 7 ऐसे हो गया, 7 की पावर 4 है, तो 7 सत्ते 49, 4 को छोड़ दो, 9 सत्ते 63, 6 को छोड़ दो, 3 सत्ते 21, यहाँ 1 आया। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर करा दिया था, बस मैं आपको रिवीजन कराना चाहता था। ये यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब क्वेश्चन को लेके अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन सब तरीकों का अप्लाई करेंगे, इस यूनिट थ्योरम का इकाई अंक का सिद्धांत को कैसे उस पर लगाएंगे। दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है आपको, आप देखेंगे कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। आइए जरा उसको समझते हैं। आइए दोस्तों, ये जरा ये क्वेश्चन नंबर 1 पे हम फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है। वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करें। अच्छा एक बात, हाँ ये मैं बता दूं, तरीका सीख लीजिए कैसे आप जानेंगे कि इस पे यूनिट थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। देखिए जब भी आपको कोई कैलकुलेशन मिले, अगर वो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में जा रहा है, हल्के फुल्के डिवाइड में जा रहा है, तो आप उस पे यूनिट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब? जब उसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन कभी भी वो ऑप्शन जो है आप देख लें अलग अलग दिया हो। यानी आप बताइए, जब इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो आप इकाई अंक के आधार पे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कहीं ऐसा ऑप्शन हो कि लास्ट का डिजिट 3 हो, यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 हो, तो इस पे आप थोड़ी सेलेक्ट कर पाएंगे कि इस पे यूनिट थ्योरम को आप अप्लाई कर पाएंगे। तब यहाँ पे हम दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिजिट सम का इस्तेमाल कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहां पे जो कॉन्सेप्ट लगना है उसको लगाएं। मैंने आपको बताया था कुछ रॉयल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे हथियार हैं जिसकी अगर हमको अच्छी तरह से पकड़ है तो हम बस, ये सब अर्थमेटिक्स कुछ है ही नहीं मैथमेटिक्स में। अगर आपके पास अच्छी पकड़ है तो एक तो वेपन्स पे, दूसरे 2-3 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं परसेंटेज रिलेटेड, उन सब की अच्छे से अगर नॉलेज है तो बस अर्थमेटिक जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, समझिए कि बहुत ही इजी है, बहुत आसान है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट क्यों ना हो, बस उसको थोड़ी सी मैथ की बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। अब आइए जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के घन में मान लीजिए एक संख्या है, इसके घन में कह रहा है 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर जो आता है 77372, यानी 77,372 आता है। तो संख्या क्या है? देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 32 है, 34 है। चलिए ऑप्शन ए भी लिखने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका दे दिया 32, 34, 36 और 38, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। आप कैसे पता करेंगे कि हम बिना सॉल्व किए? दोस्तों आप खुद ही देखो कितना टाइम लगे। एक तो आप इसका स्क्वायर निकालोगे बड़ा सा, फिर क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसमें से माइनस करोगे और फिर इसकी वैल्यू निकालोगे। आप ऐसा ही तो करोगे। तो मुझे बताओ कि अगर ऐसा करोगे तो आपको समय तो लगेगा ना। मैं उसी समय को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिए। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आएगा, जीरो का तो स्क्वायर जीरो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, जब जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा और आप बताओ यहाँ जीरो दिया है तो यानी डबल जीरो आ जाएगा, और यहाँ की वैल्यू जाके इधर माइनस हो जाएगी, यानी एक बड़ी सी वैल्यू यहाँ आएगी। हमें नहीं पता क्या, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी ये हो सकता है, और इसके बाद डबल जीरो लगा होगा, यानी कोई एक नंबर उसके बाद डबल जीरो। तो ये वाली वैल्यू उठा के इधर लेके जाओगे। जब यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे ये वाला नंबर और साथ में डबल जीरो होगा। आप बताइए यहाँ की वैल्यू कभी भी इससे छोटी ही तो आएगी, तभी तो यहाँ का नंबर कंप्लीटली हमारा पॉजिटिव में मिलेगा। तो आप बताइए ये इतना बड़ा, ऐसे भी सोचिए ना, 150 का स्क्वायर बहुत बड़ा नहीं है, 15 का स्क्वायर 225 होता है,
तो उसमें डबल जीरो लग जाना है, तो 22,000 कुछ आ जाएगा। तो ऐसे भी छोटा मिल रहा है, तो हमें उतना सॉल्व नहीं करना। देखिए कितना जल्दी लगा रहे हैं, थोड़ा जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं इसको हम। आप इतना तो समझ गए कि इसके लास्ट में जीरो आएगा, जब जीरो आएगा तो उसको इधर लेके जाएंगे। तो आप बताइए जब कोई नंबर लिखा हो लास्ट में जीरो हो, जब घटाएंगे तो 2 में से जीरो जाएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। जब ये 2 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो ये पावर 3 दिया है, इसको दूसरी तरफ जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना होगा। यहाँ क्यूब रूट निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। और जब घनमूल निकालेंगे तो आप बताइए क्या होता है। घनमूल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको अच्छी तरीके से जानकारी होगी कि अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 हो तो आपका जो आंसर मिलता है घनमूल में 8 मिलता है। लास्ट का डिजिट जो है जैसे 12 12 12 हो, तो जो आपका आंसर आता है घन आता है वो 1728 आता है। तो लास्ट का डिजिट क्या मिलता है? 8 मिलता है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 2 है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। आप बताइए इसका आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं और यहां से जो वैल्यू मिल रही है उसका लास्ट का डिजिट क्या है? 2 है, और इसका आप क्यूब रूट निकाल। तो आखिर ये 2 किसके क्यूब में आता है? किसके क्यूब में आता है जी? तो ये 8 के क्यूब में आता है। 8 गुणे 8 गुणे 8, आप क्या देखते हैं 512 आता है कि नहीं आता? लास्ट का डिजिट 2। अगर यही 18 गुणे 18 गुणे 18 कर दे तो आप बताइए 8 8 64, लास्ट में 4 और 4 8 32, फिर लास्ट में 2 मिल जाएगा। यानी इसका जो भी क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा उसमें 8 होगा। आप देखिए यूनिट डिजिट इसका क्या है, तो इसका 8 है, बाकी किसी का नहीं है। 38 इज द आंसर। 38 इज द आंसर। मैंने आपको बताया ये अप्लाई कैसे होगा, जब हम देखेंगे कि सारे ही के सारे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं तो हम आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसका एक और फायदा है, कहीं ऐसा भी हो कि चलिए 38 है, यहाँ भी कहीं कोई नंबर दे दिया, यहाँ भी 8 दे दिया, तो आप ये तो कर लेंगे ना, जो आपका चांस 25% है, आपको ये आंसर आ ही नहीं रहा या समय है ही नहीं, तो आप अंदाजे से अगर तुक्का लगाओगे तो 25% चांस है कि आपका आंसर सही हो, क्योंकि चार है, 100% में 4 में डिवाइड कर दिया, 25% चांस है सही होने का। लेकिन अगर आपने यूनिट थ्योरम अप्लाई कर दिया और यहाँ पे 48 दिया होता तो ये 2 ऑप्शन तो कट के खत्म हो जाते। अब चांस कितना बढ़ गया? 50-50 का चांस हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। समझ में आ रहा है बात? प्रोबेबिलिटी बढ़ गई बच्चों। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाता है। और ये भी तो हो सकता है कि जब आपने दो ऑप्शन काट के खत्म कर दिए तो इन दोनों ऑप्शन को आप लेके यहाँ पे अप्लाई कर लो और इसका क्यूब निकाल के और इसका स्क्वायर निकाल के ऐड करके देखो ये मिलता है कि नहीं। तो जो भी इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। तो जब चारों को लेकर करोगे तो समय आपका ज्यादा नुकसान होगा। जब ऑलरेडी 2 ऑप्शन काट के खत्म कर दिए जाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही को तो चेक करना है कि एक को चेक किया, इसको नहीं आया तो ये आंसर होगा, अगर ये आ गया तो यही होगा। तो इसलिए ये अच्छे हथियार हैं, इकाई अंक के सिद्धांत, ये शून्य सिद्धांत और शेष सिद्धांत और साथ ही साथ विभाजकता का नियम इत्यादि। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको पढ़ता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक संख्या के वर्ग में से, हमने ये संख्या मान लिया x है, इसके वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर प्राप्त होता है 4321। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है 110, 111, 112 और 113। ये 4 ऑप्शन दिए गए। हमने देखा कि चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। जाहिर सी बात है इस पे यूनिट थ्योरम अप्लाई करना आसान है। जरा देखिए कैसे अप्लाई। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हैं इस पे अप्लाई करना बहुत आसान है। जरा देखिए हम क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ पे नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें से क्यूब को घटा देना है। तो ये आ रहा, आप बताइए कि इसका जो क्यूब आएगा उसके लास्ट में, आप बताइए जब क्यूब का मतलब है 20 गुणा 20 गुणा 20, इकाई अंक आप देख रहे हैं 0 का 0, यानी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर इसको तो देखना नहीं है, अगर ये 0 है तो 0 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे एक नंबर उगला, उस नंबर में से जब 0 को घटाएंगे तो यहाँ लास्ट में जो भी डिजिट होगा, आप बताइए अगर मुझे 10 को घटाना है, अगर मैं 25 में से 10 को घटाऊंगा तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा। अगर मैं 26 में से 10 को घटाऊंगा 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा। अगर 36 में से 0 को घटाऊंगा तो 6 में से 0 आएगा, 6 आएगा। मतलब ये है कि यहाँ जो भी डिजिट होगा उसमें से जब 0 को घटाएंगे तो वही डिजिट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 मिल रहा है लास्ट में।
आप बताइए, जब आप स्क्वायर करते हैं तो किसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 मिलता है? या तो आप 9 का स्क्वायर कीजिए तब 1 मिलेगा, 81 में लास्ट का डिजिट 1, या फिर 1 का स्क्वायर कीजिए तो लास्ट में 1 मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ जो भी नंबर है उसके लास्ट में 1 दिया गया है 110%, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में भी 1 होगा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट 1 होगा, ऑप्शन में चेक करते हैं, और या फिर 9 होगा, या फिर 9 होगा। हमने कहा कि 2 डिजिट है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 9 नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में 1 है, यानी 100% ये 111 ही वो नंबर है जिसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो 111 होगा, वो 111 होगा। बताइए क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों? प्यारे बच्चों बताओ, अगर मजा नहीं आए तो कहना, क्या यूनिट थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो? क्या ये कमाल का कॉन्सेप्ट नहीं है? हमें ना ही स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, ना ही क्यूब करना पड़ रहा है, ना ही यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ रहा है, ना इधर ले जाकर माइनस करना, सिर्फ सोचना तो पड़ रहा है, और वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं तो समय लग रहा है, लेकिन आप स्वयं से कीजिए। सीखने के बाद मैं कह रहा हूं कि घड़ी से देख के विदिन 5 to 10 सेकंड के अंदर आप कर लोगे, 5 to 10 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा उसको समझते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे एक क्यूब रूट दिया गया है और बोल रहा है इसमें दिया है 1 माइनस 91/216, और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1/6, बी है 5/6, सी है 7/6 और डी है हमारा 11/6। दोस्तों पिछले 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको धीरे धीरे आराम से सिखाया, अब थोड़ी सी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे और सीखेंगे थोड़ा जल्दी, इसको जल्दी करना, ताकि कम समय के वीडियो में मैं आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट दे सकूं, ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। जरा देखिए, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो जब क्यूब रूट निकालना है, देखिए क्यूब रूट के बारे में एक बात बता दूं मैं, 1 का अगर आप क्यूब करेंगे ना तो 1 ही मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 7 मिलेगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 मिलेगा। इसी तरीके से जो नंबर्स हैं ये आप आसानी से पहले क्यूब में सीख लें कि किसका क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है, किसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है जी। आपको सिर्फ जो अलग समझने वाला चीज है वो है 2 का क्यूब आपको 8 मिलता है और 8 का क्यूब 2 मिलता है, 3 का क्यूब 7 मिलता है और 7 का क्यूब 3 मिलता है, बाकी जो डिजिट्स हैं उसका क्यूब वही डिजिट मिलता है। ठीक है जी। चलिए अब यहां जरा बात को समझिए, मैंने कहा जी यहां अगर बट्टे 1 लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 216 लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 20 तो 6 आ जाएगा, 216 into 1 तो 216 जाएगा। आप बताइए 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट ऊपर क्या मिलेगा 5, और नीचे क्या है आपका ऑलरेडी 6, तो जिसका भी आप क्यूब निकालेंगे, ये 5/6 है तो 5 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 ही आएगा। इसके पहले क्या डिजिट है उससे हमको लेना देना नहीं है, इसके पहले क्या डिजिट है उससे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पता है जो 6 है उसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 के लिए लास्ट डिजिट 6 मिलेगा और 5 के लिए 5 मिलेगा, तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में ऊपर 5 नीचे 6 दिया गया, अंश में 5 हर में 6। हमने देखा इसमें 5 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें ऊपर 5 नीचे 6, इसी का चांस लग रहा है। इसमें देखें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 110% यही हमारा आंसर है, 110% यही हमारा आंसर है। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ABC, देखिए 3 लोग हैं, 3 लोगों में 19 संबंधे 12 संबंधे 10 में किसी संपत्ति को बांटा गया है जिसमें C है, ये जो C है C का हिस्सा आपको दिया गया है कितना 39,480 रुपए C का हिस्सा है। कह रहा है कुल संपत्ति में A का हिस्सा कितना है, कुल संपत्ति में A का हिस्सा कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ये साझेदारी से क्वेश्चन कह सकते हैं, अनुपात से कह सकते हैं। साझेदारी में भी पूछता है, अनुपात का ये क्वेश्चन है। साझेदारी में थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह की बात करता है कि बिजनेस में इतना लगाया, लास्ट में इतना प्रॉफिट हुआ तो उनको बांटिए। ये आपका अनुपात से दे दिया गया कि सीधे सीधे संपत्ति है और इतने अनुपात में बांटिए। तो जो भी अनुपात है ये है 19 संबंधे 12 संबंधे 10,
और इसकी वैल्यू दी गई, तो आप अनुपात में आंसर कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो। आपको ए का हिस्सा निकालना है तो आप ऐसे ही तो निकालोगे, ए का हिस्सा। नॉर्मल मेथड से बता रहा हूं, नॉर्मल एकदम आसान मेथड, शॉर्टकट नहीं बता रहा अभी सिर्फ जिससे आप लगाते हो। ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा जो दिया गया है, तो सी का हिस्सा दिया गया है तो सी का हिस्सा, और जिसका अनुपात दिया है तो सी का अनुपात नीचे रखेंगे, जिसका हिस्सा दिया है उसी का अनुपात नीचे रखते हैं गुणा, और जिसका निकालना है उसका यहाँ अनुपात, तो ए का अनुपात। यही मेथड है, यही मेथड है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई नॉर्मल मेथड नहीं है। नॉर्मल मेथड में यही मेथड इस्तेमाल होता है। अब यहां देखिए, आपको बोला ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा निकालना है तो सी का हिस्सा आपने रखा 39,480, सी का अनुपात रखा 10 और गुणा ए का अनुपात रखा 19। ए का अनुपात रखा आपने 19। अच्छा, जरा ऑप्शन हमने अब तक नोट नहीं किया। ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन है 95,826, 75,012। मुझे नहीं पता दोस्तों ये ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है, मैं उसको नोट नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली आपको यहां वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं और वैल्यू को समझेंगे। तो आपने देखा कि यहां ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम जरा चेक करें, हमने ये सी का हिस्सा रखा, ये सी का अनुपात रखा और ये ए का अनुपात रखा। आप बताइए, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे की वैल्यू तो खत्म। आप बताइए, लास्ट का डिजिट पकड़ा 9, लास्ट का डिजिट पकड़ा 8, 9 8 कितना होता है? 72। लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन में लास्ट में 2 नहीं है, लास्ट में 2 नहीं है, लास्ट में 2 नहीं है। 75,012 इस बार से, यानी 75,012 ही जो है वो 110% अपना आंसर है दोस्तों। आप बताइए, क्या ये सेकंडों में नहीं निकल रहा? बिल्कुल निकल रहा है, बस समझने की बात है। अब अगला क्वेश्चन दिया कि यह है राम, श्याम, मोहन। कह रहा है इन्होंने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात संपत्ति को 3 संबंधे 5 संबंधे 2 के अनुपात में बांट लिया। 3 संबंधे 5 संबंधे 2 के अनुपात में बांट लिया। कह रहा है यदि कुल संपत्ति 37,000 6,000 थी, यानी कुल जो पैसा था वो, कुल जो संपत्ति दिया है वो दिया है 3,76,000। दोस्तों कुल संपत्ति 3,76,000 इन 3 लोगों में बांटना है। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और ये आपस में इस अनुपात में बांटना चाहते हैं। तो आपका अनुपात का तरीका आपको पता है भाई, जिसका निकालना है। इसमें किसका पूछा है? राम को कितनी संपत्ति मिली, तो यहां राम का हिस्सा बराबर हो जाएगा जो दिया है, तो कुल संपत्ति दिया है तो कुल संपत्ति ऊपर, और कुल अनुपात रखेंगे नीचे, कुल अनुपात नीचे, कुल संपत्ति ऊपर, और गुणा जिसका निकालना राम का हिस्सा, तो राम का अनुपात ऊपर, राम का अनुपात, इसको रख लेंगे ऊपर। ठीक है जी। अब देखिए कैसे हम लोग आंसर तुरंत फाइंड कर रहे हैं। ये सिर्फ सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, नहीं तो यहीं का यही आंसर निकल जाता। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कोई अनुपात चैप्टर सही से ना पढ़ा हो, तो सबको समझना है, सबको साथ लेके चलना है। तो हमने यहां लिया कुल संपत्ति। आप बताइए कुल संपत्ति जो है वह तो है आपका 376,000। कुल अनुपात आपका 5, 3, 8, 2, 10, और राम का अनुपात दिया है आपका 3, तो यहां 0 से 0 कैंसिल। दोस्तों 0 से 0, आप बताइए डबल 0 है, गुणा होगा तो लास्ट में डबल 0 मिलेगा, लेकिन जो डिजिट है 6, 3, 8, 18 और लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, यानी 2 0 और उसके जस्ट पहले जो डिजिट होगा वो 8 होगा, 8 होगा। जरा इसको ऑप्शन नोट करें। ऑप्शन है 11, यानी 1,12,800, 1,25,760, 1,32,870 और 97,525। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए। हमने अभी चेक किया कि जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में क्या होगा? 800। इसमें 870 नहीं है, 525 नहीं है, ये नहीं है, यही जो है वह आंसर है। तो राम का जो हिस्सा है वह 1,12,800 रुपए है, 1,12,800 रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। ये आपको मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया था ये 4थे नंबर पे था ये क्वेश्चन, बट इसको आपको मैं अभी बता दे रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, -45 डिवाइडेड बाई 15। अक्सर आप ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे एग्जाम्स में, और इसका जो ऑप्शन दिया है 304, 699, 703 और 877। आप अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से ये सभी एग्जाम में आता है। जरा देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे।
आप देखिए सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। आप बताइए 15 से 45 में भाग लगाए, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी? 3 15 तिया 45, 3 मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है जी। अब ये देखते हैं गुणा वाला, पहले गुणा करते हैं। आप बताइए 8 का 0 में गुणा किया, यहां से क्या मिलेगा? 0। 5 चौका 20, यहां से क्या मिलेगा? 0। बीच में क्या लगा है? प्लस, यहाँ क्या लगा है? माइनस। तो 0 में 0 जोड़ा, 0 ही आएगा। उसमें से 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो हासिल लेके ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा? लास्ट में 7 मिलेगा। दोस्तों हमने देखा सारा ऑप्शन अलग था, इसीलिए हमने इस पे यूनिट डिजिट अप्लाई किया। आप देखिए इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही है, इसमें 7 है, इसीलिए दोस्तों ये हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके सामने अब क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट। आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को लगा के देखिएगा और मुझे बताइएगा इसमें आपका कितने समय का नुकसान होता है, कितना समय बर्बाद होता है। अगर वाकई में आप औसत का ही फॉर्मूला लगा के करें तो 5 संख्याओं का औसत दिया है 36.77, 4 संख्याओं का औसत दिया है 33.38, 3 संख्याओं का औसत दिया है 35.22 और 3 अन्य संख्याओं का औसत दिया है 38.38। कह रहा है बताइए इन सभी 15 संख्याओं का, 5 4 9 3 12 3 15, टोटल 15 संख्याएं हैं, जिनमें की 5 संख्याओं का औसत दे दिया, 4 संख्याओं का औसत दे दिया, 3 संख्या का, और बाकी लास्ट में बची 3 संख्या का और औसत दे दिया। इन सबका औसत अलग अलग दे दिया और अंत में आखिर में पूछा है सभी संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों आप योग कैसे निकालते हैं? जितनी संख्याओं का औसत दिया है उससे गुणा कराते हैं, यानी आप योग निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। 5 संख्याओं का औसत दिया है तो 5 गुणा आप रखेंगे 36.77 प्लस 4 संख्याओं का दिया है तो 4 गुणा 33.38 प्लस 3 संख्याओं का दिया है तो 3 गुणे 35.22 और 3 संख्याओं का दिया है तो आप रखेंगे यहाँ 3 गुणा 38, यहाँ पे दोस्तों प्लस लगाना है 38.38। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही तो करते हो। आप औसत में क्या पढ़ते हो? आप औसत में ही पढ़ते हो कि राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप बताइए जब योग निकालना होगा तो इस संख्या को यहां लेके आएंगे तो यानी क्या हो जाएगा? औसत गुणे राशियों की संख्या। तो यही तो हमने किया, जो औसत दिया है और कितनी राशियों का दिया गुणा, औसत दिया है कितनी राशियों को दिया? 4 का, तो उनसे गुणा, सारा गुणा कर दे और सबको ऐड कर दे। टोटल 15 संख्याओं का आपको योग मिल जाएगा, क्योंकि 5 संख्याओं का योग यहाँ, 4 संख्याओं का यहाँ, 3 संख्याओं का यहाँ और बाकी 3 संख्याओं का योग यहाँ। और हमने देखा दोस्तों कि जो ऑप्शन दिया है उसमें डिजिट्स अलग अलग हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूनिट डिजिट पे सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट थ्योरम पे। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है आपके 521.62, 538.17, 526.39, 540.33 और 521.62। हमने देखा सारे लास्ट के डिजिट अलग अलग हैं, तो यानी आसानी से इस पे यूनिट थ्योरम अप्लाई हो सकता है। आप देखिए 5 7 35 और यहाँ 4 8 32, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बीच में क्या है? प्लस लगा है। यहाँ 3 दूना क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या लगा है? प्लस लगा है। यहाँ 3 8 24, 4। आप बताइए इन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट का डिजिट सारे के सारे एक साथ ही तो जुड़ेंगे। के नीचे दशमलव रखते हैं, फिर अंकों को जोड़ते हैं तो कुछ डिजिट्स आगे चली जाती हैं, कुछ डिजिट्स पीछे चली जाती हैं, तो इस पे अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इस पे अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ दशमलव हटाऊं तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां मैं हटाऊं तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी मैं अपना सेंस लगा चुका हूं, इसलिए मैं जान रहा हूं कि ये इस पे अप्लाई होगा, बट आपको सिखा देता हूं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। आप देखिए जब बटे 100 कर ली तो आप बताइए अब तो नॉर्मली ये मल्टीप्लाई हो सकता है तो 5 मिल जाएगा लास्ट में, और इनको आसानी से ऐड करना होगा तो इनका एलसीएम लोगे तो 100 ही तो एलसीएम मिलेगा, 100 ही तो एलसीएम मिलेगा दोस्तों। और ये सारे के सारे नंबर आपस में जुड़ जाएंगे और 100 से ही डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनसे पहले ही तो दशमलव लगेगा। हम चारों ऑप्शन देख रहे हैं, पहले दशमलव लगा हुआ है, और जो जैसा है वैसा ही तो आपस में जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ डाटा भी है, मैं डाटा अगर लिखना चाहूँ तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, वो कुछ इस प्रकार है 183.85। लास्ट का 2 डिजिट आप अगर यहाँ बटे 100 रखते तो ये नहीं रखते, तो ऐसा नंबर होता।
बिना 100 के इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डाटा आएगा 133.52 आएगा। इसका जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 105.66 और इसका आ रहा है 115.14। आप बताइए सारे जो लास्ट डिजिट है वो आपस में ही तो जुड़ रहे हैं, इसमें कोई आगे पीछे की बात ही कहाँ है। अगर इनका डिजिट कहीं और होता, हमने देखा सब में 2 ही डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है, इसी वजह से हम समझ गए कि सारा जो जोड़ा जाएगा सबके डिजिट लास्ट में साथ में सेम ही जुड़ेंगे। अगर किसी का डिजिट 3 अंक पहले होता तब होता कि ये डिजिट जो है लास्ट में हो जाएगा। क्यों ऐसा ही तो होगा, ये सबके पहले दशमलव लगाए तो दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं तो डिजिट सामने हो गए। अगर कहीं ऐसा होता कि नहीं इस वाले नंबर में ये 6 पे होता तो यहाँ दशमलव यहाँ आ जाता, तब ये नंबर इधर बढ़ता, तब 5 यहाँ लास्ट में मिलता, तब इन यूनिट डिजिट क्या हो जाता 5 हो जाता। अब बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ 5 मिला तो 5 2 7 6 13 और 4 17, लास्ट का डिजिट क्या मिल रहा है दोस्तों 7 मिल रहा है। हमने देखा कि ये किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं है सिवाय इसके, जो हमारा आंसर है 538.17 है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी औसत से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा 4 संख्याओं का जो औसत है वह 490 है और 6 अन्य संख्याओं का जो औसत है वह 540 है। कह रहा है इन टोटल संख्याओं का औसत बताइए। तो पहले तो इनका योग निकालें, 4 गुणे 490 राशियों का योग, राशियों की संख्या जो है उसका गुणा करा दे औसत में तो योग मिल जाएगा। और ये दोस्तों मैंने गलत लिख लिया, ये 530 है और ये है 6 गुणा 530। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, आपने देखा कि 4 का गुणा 0 में करा है तो 0 मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है, ये टोटल संख्याएं जुड़ के कितनी हो रही हैं 10। तो 0 से 6 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी 100% दोनों जुड़ेगा तो लास्ट में 0 मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें थोड़ा उससे पहले वाले एक डिजिट का पता लगाना होगा। तो चूंकि एक ही नंबर दिया गया तो आसानी से पता लग सकता है कि 4 का गुणा 0 में किया 0 और 4 9 36, लास्ट में 6 का 0 में किया 0 और 6 3 18, लास्ट में क्या है 80। तो जब 60 और 80 ये दोनों आपस में जुड़ेगा, यानी 60 और 80 जब आपस में जुड़ेगा तो यहाँ 8 6 14, लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इस 10 से 1 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 4 बचेगा। अब हमें ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है आपके, जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी शो कर रहे होंगे। आप मुझे बताइए 4 किसके अंत में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी जो आपका आंसर है वो क्या है 514। और दोस्तों जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना इसको नॉर्मल तरीके से करके देखना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हम लोग आंसर तो किसी का नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के आधार पे, इकाई अंक के आधार पे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे अपना आंसर करते जा रहे हैं बिना सवाल को सॉल्व किए हुए। बट आंसर एग्जैक्ट है, आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन है, 15.2% जो है वृद्धि कर दी गई और फिर उसके चौड़ाई में जो कमी की गई 15.2% की ही कमी की गई। कुछ लोग जो इसका फॉर्मूला जानते हैं वो समझ लें, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला आता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ये आंसर होता है। और जो इसका शॉर्टकट जानते हैं उनको पता है, जिनको पता है कि दोनों वैल्यू सेम है, जब दोनों वैल्यू अलग होती है तो इस पर अप्लाई करना है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम होती है तो यहाँ की वैल्यू कट जाती है, इसीलिए डायरेक्ट हम इसका रखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 100%। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सीधा मतलब हुआ आपका आंसर आएगा 15.2 का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर बटा में 100। आप बताओ कि जो भी यहां से वैल्यू आप निकालोगे, आप चूंकि एक अंक से पहले दशमलव स्क्वायर कर रहे हो तो 2 अंक से पहले आपका दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग लगोगे तो ये दशमलव और 2 डिजिट इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट का जो डिजिट होगा उसका अगर पता लगा लें, क्योंकि ऑप्शन में इसका डिजिट जो है अलग अलग दिए हुए हैं। ऑप्शन है 1.683%, दूसरा ऑप्शन है 2.3104%, तीसरा ऑप्शन है 3.3132% और चौथा ऑप्शन दिया है 4.2314%। ये दिया हुआ है दोस्तों।
ठीक है, ये दिया हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब तो ये हुआ ना 152 गुणे 152, 152 गुणे 152 यानी 150 गुणा 150। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूं जरा समझिएगा। सबसे पहली बात कि 2 दूना लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा 4। हमने देखा इसमें 4 नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी है, इसमें। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका फंसाने वाला फिर एक मिल गया जिसमें लास्ट के डिजिट जो है सेम दी गई। आप बताइए 2 तो खत्म हो गए ना, जब 2 खत्म हो गए तो आपका जो विनिंग का चांसेज है वो इंक्रीज कर गया। अब 50% चांस है सही और गलत होने का, यानी सही होने की प्रायोरिटी आपकी 50% हो गई, जबकि पहले सही होने की प्रायोरिटी जो आप पढ़ते हो ऑलरेडी प्रायिकता 1/4 थी, अब 1/2 हो गई, आधा आधा हो गई। यानी 50% चांस है आपका आंसर सही हो सकता है अगर इसमें लगा दिया जाए तो। लेकिन फिर भी हमकी जरूरत नहीं दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि बहुत से कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर पर वर्क करते हैं, उसमें एक अपना अप्रोक्सीमेशन इस पे काम कर सकता है, यानी लगभग मान अगर निकालने तो काम कर लेगा। आप बताइए अगर मैं 150 गुना 150 कर दूं, 15 है कितना होता है 225, और मैं यहां भी 0 मान लेता हूं, यहां भी 0 मान लेता हूं, तो 15 है तो 225 और 0 गुना 0 कितना आ जाएगा 22,500। तो जो भी अब ये 52 है तो 22,500 से वैल्यू कुछ बड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है सीधी सीधी 4 बन जाए, सीधा डबल हो जाए। आप बताइए यहाँ 23, यहाँ जो मान है 23 है और सीधा 40 के पास चला गया, 42 पहुंच गया है, और 22,000 के आसपास होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा यही तो है, तो 100% यही आंसर होगा दोस्तों, यही आंसर होगा। अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। मजे में पढ़ें, आनंद से पढ़ें और अच्छे से समझ के पढ़ें। मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। मैं जिस रास्ते पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं, मुझे लगता है अब उस रास्ते की ओर आप लोग धीरे धीरे अब अग्रसर होते जा रहे हैं। जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, जो मैंने बहुत सी बार, कुछ लोग तो यूं करेंगे अरे सर बहुत देर तक जो है बताते रह जाते हैं। एक्चुअली बच्चों बताने का ये मतलब है, पढ़ाने का मतलब सीधा ये नहीं है कि मैं बोर्ड पे जो बात है ऑलरेडी सीधा क्वेश्चन करा लूं, काम खत्म कर लूं। आधा से अधिक लोग तो यही कर रहे हैं, क्वेश्चन उठाया और करा दिया। मुझे तो क्वेश्चन कराने का क्या मतलब, क्या वही क्वेश्चन आने वाला पेपर में? नहीं, उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी दे दे तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आसानी से कर जाओगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये अपना, देखिए साधारण ब्याज से 17,200 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 21,128, 22,360, 20,890 और 20,794। दोस्तों पहली बात ये मिश्रधन बोला हुआ है। देखिए मिश्रधन निकालना है, इसका मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने पास दिया गया है कितना 17,200, और ब्याज इसमें जोड़ देना। ब्याज हमें नहीं पता, बट दोस्तों ब्याज का सूत्र आपको पता होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं PRT/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट दर, टाइम समय और बटा में 100। तो मूलधन आपके पास दिया हुआ है 17,200, गुणा में दर दिया गया है 6, ये दिया गया है 4 और बटे में 100। दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन देखने में देखिए बहुत इजी है, आसान है, पूछा गया है आसान। तो कोई भी ये सोचेगा अरे यार इसको तो नॉर्मल हम लगा ही लेंगे, क्या जरूरत है कॉन्सेप्ट की। लेकिन सोचिए जरा, 1 मिनट ठहरिए, यहाँ समझिए। आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, बट मेरा मकसद है बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर दे देना, सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई अंक के आधार पे। कैसे देंगे यार? देखिए 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ नीचे की तो कहानी खत्म हो गई, सारी मल्टीप्लाई में है, तो 2 छक्के 12, लास्ट में 2 मिला, 2 चौके 8, लास्ट का डिजिट क्या होगा 8 होगा। आप बताइए जब यहाँ ब्याज आएगा तो लास्ट का डिजिट 8 होगा, जब जोड़ेंगे तो लास्ट में डिजिट क्या मिलेगा 8 मिलेगा। दोस्तों डिजिट 8 मिलेगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या इसमें 8 है, इनमें नहीं है, इसी में है। तो दोस्तों यही तो अपना आंसर है, मैं यही तो सिखाना चाह रहा हूं कि बहुत से ऐसे सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम। दोस्तों आज ही आप अपनी बुक उठाइए, जो भी बुक आप रखे हो, SD यादव सत्यम सर की हो
या फिर किसी और टीचर की हो, RS अग्रवाल की हो, कोई बुक जो भी आप मैथमेटिक्स का पढ़ते हो, आप क्वेश्चंस उठाइए और चेक कीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन यूनिट थ्योरम पे लगाया जा सकता है। और ऐसे नहीं कि यूनिट थ्योरम के लिए सिर्फ क्वेश्चन सेलेक्ट करें, आप जनरली जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको पढ़ते जाइए और चेक करते चलिए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो चारों डिजिट अलग अलग दिया गया है, और क्या कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार का है जिसमें हम मल्टीप्लाई वाला मिल रहा है। डिवाइड जो करना होगा उसको ऑलरेडी पहले कर लेना, मल्टीप्लाई को बाद में रखना, क्योंकि एक बार डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई दिखता है, तो मल्टीप्लाई से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है जी, तो इसलिए आप अप्लाई करके देखो और आप फिर मुझे बताना कि क्या आपका क्वेश्चन कम समय में सेकंडों में लग पा रहा है बिना सॉल्व किए हुए। तो दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा ऐसे और कॉन्सेप्ट लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को बेस्ट ऑफ लक। और सभी को आने वाले समय के लिए मैं एक बात बता दूं, बहुत ही बुरा समय चल रहा है कोरोना काल का। आप घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, घर में आप पढ़ते रहें, आगे की तैयारी करते रहें। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें बंद हो जाने से लाइफ रुक जाए, लाइफ नहीं रुकना चाहिए, लाइफ तो चलती रहेगी। आपका जो अपना काम है वो आप करते रहिए, बस सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ